क्या भारत में मंदी आने वाली है या फिर मंदी चुपचाप आ चुकी है? देखो भैया, आज जो मैं बताने वाला हूं ना, हो सकता है कुछ लोगों को डराने वाला लगे, लेकिन मेरा मकसद डराना नहीं है, सचेत करना है। क्योंकि जब तक आम आदमी को खतरा दिखता है तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। और मुझे लगता है देश में कुछ ऐसा ही धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अभी कुछ महीनों से आपने नोटिस किया होगा, हर चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, दूध, दाल, सब्जियां, यहां तक कि छोटे छोटे बिस्किट के पैकेट तक छोटे हो गए। अब लोग बोलेंगे, अरे भाई, महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ रही, इस बार सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। देखो, भारत बहुत सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट करता है। सबसे बड़ी चीज क्रूड ऑयल। और जब दुनिया में वॉर, टेंशन, सप्लाई चेन की दिक्कत शुरू होती है तो सबसे पहले तेल महंगा होता है। और तेल महंगा हुआ मतलब देश की हर चीज महंगी। क्यों? क्योंकि ट्रक डीजल से चलते हैं, फैक्ट्री मशीनें बिजली और फ्यूल से चलती हैं, माल एक शहर से दूसरे शहर जाता है। मतलब तेल महंगा बराबर ट्रांसपोर्ट, महंगा ट्रांसपोर्ट, महंगा बराबर सामान, महंगा सामान, महंगा बराबर आम आदमी की जेब खाली। इतना सिंपल मैथ है भैया। अब सोचो, अगर किसी कंपनी का खर्चा अचानक बढ़ जाए तो वो क्या करेगी? दो रास्ते होते हैं। पहला, प्रोडक्ट महंगा करो। दूसरा, कर्मचारियों को निकालो। और अभी आप खुद न्यूज में देख रहे हो, कई कंपनियां हायरिंग रोक रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी पहले अपना पेट बचाती है। अब जरा उस आदमी को सोचो जिसने EMI पर घर लिया, कार ली, फोन लिया, फ्रिज लिया। क्यों लिया? क्योंकि उसको भरोसा था कि नौकरी सुरक्षित है। लेकिन अगर नौकरी चली गई तो EMI कौन भरेगा? और यही जगह सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जब लाखों लोग EMI नहीं भर पाते तब दिक्कत सिर्फ इंसान को नहीं होती, बैंक को होती है। देखो, बैंक का बिजनेस क्या है? लोन दो और ब्याज कमाओ। लेकिन अगर लोगों ने पैसा लौटाना बंद कर दिया तो बैंक का सिस्टम हिलने लगता है। इसे कहते हैं NPA बढ़ना। और इतिहास उठाकर देख लो, 2008 की जो दुनिया की सबसे बड़ी मंदी थी, उसकी शुरुआत भी बैंकिंग सिस्टम से हुई थी। पहले कंपनियां डूबी, फिर लोग बेरोजगार हुए, फिर EMI रुकी, फिर बैंक हिले और उसके बाद पूरी दुनिया कांपी। अगर हालत ज्यादा खराब हुई ना तो सबसे पहले असर दिखेगा रियल एस्टेट में। क्यों? क्योंकि लोग घर खरीदना बंद कर देंगे, बैंक लोन देने से डरेंगे और जिन लोगों की EMI रुकी उनकी प्रॉपर्टी नीलाम होने लगेगी। अब सोचो, अगर सस्ती नीलामी वाली प्रॉपर्टी मिल रही है तो नया फ्लैट कौन खरीदेगा? फिर बिल्डर फंसेंगे, फिर सीमेंट कंपनियां, स्टील कंपनियां, पेंट कंपनियां। मतलब एक सेक्टर नहीं, पूरी चेन हिलती है। क्योंकि अभी सिस्टम ऊपर ऊपर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर प्रेशर बन रहा है। ठीक वैसे जैसे प्रेशर कुकर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर सीटी बनने वाली होती है। अभी आम आदमी बोल रहा है सब ठीक है, लेकिन बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, बड़े लोग, वो धीरे धीरे कैश बचाना शुरू कर चुके हैं। देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाह रहने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले फालतू खर्चे कंट्रोल करो। हर महीने जो बेकार शॉपिंग करते हो थोड़ा रोक दो। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 6 महीने का खर्चा अलग रखो। अगर आपकी नौकरी चली जाए तो 6 महीने घर चल सके। तीसरा, इंश्योरेंस जरूर लो, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि एक बीमारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स खत्म कर सकती है। और अब आती है सबसे जरूरी चीज, एक्स्ट्रा इनकम। भैया, एक सैलरी पर जिंदगी बहुत रिस्की हो चुकी है। आज कंपनी खुश है, कल HR मेल भेज देगी। इसलिए आज से कुछ एक्स्ट्रा सीखो। YouTube, फ्रीलांसिंग, एडिटिंग, AI टूल्स, ट्रेडिंग नहीं, स्किल सीखो। ऐसा स्किल जो पैसा बना सके, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ वही लोग टिकेंगे जिनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे। और आखिर में फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन संकेत अच्छे नहीं हैं। और समझदार इंसान वही होता है जो तूफान आने से पहले तैयारी कर ले, ना कि तूफान आने के बाद रोए। बाकी आप क्या सोच रहे हो? क्या सच में मंदी आ चुकी है या अभी सब नॉर्मल है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दें।